नमो नमः मित्रों, प्रीत संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। अब परीक्षा में बहुत कम ही दिन बचे हैं। 7 जुलाई को सीटेट की परीक्षा निर्धारित है और इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करें। इसी शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पूर्व छोटा सा अनुरोध है, यदि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट आपके लिए लाभप्रद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। जो प्रश्न मैं यहाँ लेकर उपस्थित होती हूँ, यह प्रश्न जिस भी परीक्षा में जहाँ भी संस्कृत पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। जहाँ भी संस्कृत भाषा पूछी जाती है किसी भी परीक्षा में, वो हर परीक्षा के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। जरूरी नहीं कि वो सीटेट, टेट या एस्टेट, कहीं किसी भी परीक्षा में जहाँ पे संस्कृत भाषा पूछी जानी है वहाँ के लिए भी ये प्रश्न लाभप्रद हो सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं सीधे अपने प्रश्न पर। पहले निर्देश दिया गया है, निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्य को पढ़कर 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल करें का उत्तर दीजिए। तो देखिए सीटेट में ज़्यादातर क्या होता है, गद्यांश पद्यांश दिया रहता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो लैंग्वेज हो, और गद्यांश पद्यांश को पढ़ के उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं और कुछ प्रश्न जो है वो उसी जो श्लोक या गद्य पद्य दिया रहता है उसी पर आधारित होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग श्लोक को अच्छे से पढ़ेंगे। जब भी आप पेपर हल करिएगा, पेपर मिले आपको, तो गद्य पद्य जब हल करिए, चाहे हिंदी का हो चाहे संस्कृत का हो, तो सबसे पहले गद्य या पद्य को बहुत अच्छे से, बहुत फ्रेश माइंड से उसको 2 बार पढ़िए। उसके बाद फिर प्रश्नों को पढ़िए और फिर गद्य को पढ़िए, तो आपको जल्दी जल्दी उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रश्न को श्लोक को पढ़ते हैं। केयूराणि न भूषन्ति पुरुषं, हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा, वाणिक्या समलङ्करोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम। देखिए, अब इससे संबंधित पहला प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त पद्य किस कवि से संबद्ध है। तो ये तो देखिए यहाँ पे तो आपको पद्य से, हमने कहा ना कुछ प्रश्न पद्यों से ही होंगे और कुछ जो है वो बाहर कहाँ से लिया गया है, व्याकरण के प्रश्न होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कहीं लिखा ही नहीं गया है कि इसके रचयिता कौन है पद्य में या श्लोक में। तो इसके रचयिता क्या है, कौन है, तो इस तरीके से भी कुछ प्रश्न पूछे था और कुछ इसी पर आधारित होते हैं। तो इसके रचयिता कौन है, भर्तृहरि है। और पूछा जाए कि ये किस ग्रंथ का है, किस साहित्य का है, तो ये आपका जो श्लोक है ये नीति शतक का है और जिसको भर्तृहरि ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2। कभी कभी मान लीजिए ये आपका पद्यांश आ गया और पूछ लिया गया कि कौन से ग्रंथ का है, तो आप याद रखिए कि यही अगर श्लोक दिया गया है तो ये नीति शतक का, और नीति शतक को लिखने वाले कौन है, भर्तृहरि। प्रश्न संख्या 2। उपर्युक्त श्लोक में किसकी विशेषता बताई गई है। तो अभी देखा कि केयूराणि न भूषन्ति पुरुषा, हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाणिक्या समलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धारित। तो यहाँ पर क्या है कि उपरोक्त श्लोक किसकी विशेषता, तो किसकी विशेषता बताई गई, वाणी की विशेषता बताई गई कि वाणी जिसकी अच्छी होती है वही उसका संपूर्ण अलंकार है ना। मनुष्य सुंदर गहनों को, सुंदर कपड़ों को, सुंदर चीज़ों को धारण करने से नहीं सुंदर होता, बल्कि वो अपनी खुद की वाणी से होता है। तो आपका, अगर आप बहुत अच्छे पहने हो लेकिन आपकी वाणी ही खराब हो, तो वैसे ही आपकी सुंदरता सारी खराब हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी सही होगा। यहाँ पर कौन सा सही होगा, डी। अब देखिए वो डायरेक्ट पढ़ने पर वहाँ पे कुसुम लिखा गया है, तो कुसुम फूलों से ना हर जगह लगा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पद्यांश गद्यांश पढ़ते समय बहुत बारीकी से पढ़िए, क्योंकि जैसे जो थोड़ा बहुत संस्कृत का नॉलेज रखते होंगे वो कुसुम, आभूषण, इन सब की ओर जा सकते होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि कौन सा आभूषण कभी नष्ट नहीं होता, बाजूबंद, सुसंस्कृत वाणी, पुष्पहार या मणिहार। तो देखिए वैसे भी ये तीनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं अगर सिमिलरिटी से देखा जाए, अगर देखा जाए समानता के रूप से देखा जाए, तो बाजूबंद, पुष्पहार और मणिहार तीनों एक ही जैसे लग रहे हैं, यानी आभूषण एक ही है। जो अलग लग रहा है वो कौन सा है, सुसंस्कृत वाणी। तो ये देखो ये तीनों की तीनों चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो आपकी सुसंस्कृत वाणी है वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि उपर्युक्त श्लोक में छंद है। उपर्युक्त श्लोक में छंद है, कौन सा छंद है,
तो उपर्युक्त श्लोक में जो आपका है वो शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5, संस्कृत में धातु प्रत्यय बताइए। संस्कृता में धातु प्रत्यय, जो संस्कृत शब्द है में इसमें कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय लगा है? तो देखिए संस्कृत में आपने देखा होगा कि सम क्री और ता धातु होती है, लेकिन यहाँ पर संस्कृता है, आकी मात्रा लग गई है, इसको स्त्रीलिंग बना गया, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो गया है? टाप प्रत्यय। चाप टाप डाप ये होगा, डी डेस ये होता है ना, आकी मात्रा लग गई, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? सम क्री कत और टाप। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। लेकिन अगर यहीं पर पूछा गया होता कि संस्कृत धातु प्रत्यय बताइए संस्कृत शब्द का, तो यहीं तक होगा सम क्री और कत, लेकिन संस्कृता ये लग गया है आकी मात्रा, तो यहाँ पर टाप भी लग जाएगा। टाप लगेगा तो यहाँ आ हो जाएगा, ये संस्कृता हो जाएगा संस्कृत से। ठीक है, अगर संस्कृत पूछा गया है तो यहीं तक होगा सम क्री और कत। संस्कृता है तो प्लस टाप भी बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन नहीं आता है? संवाद, नाद, विवाद या स्पष्ट। स्पष्ट क्या होता है? जब जो वर्ण का उच्चारण करते समय जीवा स्पर्श करती है तो वो स्पष्ट वर्ण होते हैं। तो ये बाह्य अंतर्गत नहीं आते ना, ये आंतरिक प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब क्योंकि अंदर ही एक क्रिया हो रही है, जीभ टच करा दांत में, नाक, कंठ में, तो अंदर की प्रक्रिया है, तो ये जो है नहीं आता है। ये स्पृष्ट जो है बाह्य प्रयत्न में नहीं आता। स्पृष्ट क्या होता है? आंतरिक प्रयत्न के अंतर्गत आता है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य प्रयत्न, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 7 कह रहे हैं, अगर पूछा जाए प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अब खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? खरो विवारा श्वास अघोष। खर प्रत्याहार का प्रयत्न होता है। खर जो प्रत्याहार होते हैं विवार होते हैं, श्वास होते हैं और अघोष होते हैं। अघोष का मतलब घर्षण नहीं होता है ऐसे वर्णों में जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 जो कि इसमें है नहीं, आगे कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहीं रहने देते हैं वीडियो को, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट समझ में आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो पुनः वही बात होंगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृत है, नमो नमः।